हमने जो परियोजनाएं पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी अभी तक सिंधु नदी तंत्र की। मैंने इसीलिए नदी के बाद ये टॉपिक लिया है। सिंधु नदी तंत्र का आपको मैंने पूरा बता ही दिया था, एक बार फिर हम रिवीजन कर लेते हैं। ये हमारी भारत की स्थिति। ठीक है, तो मैंने आपको सिंधु नदी का बताया था, यहाँ से निकलता है अपना ये सिंधु नदी, जो कि भारत में जिसमें एक भी बांध नहीं था। उसके बाद अपनी झेलम, यहाँ से चिनाब, झेलम चिनाब में जाके मिलती है। फिर हमारी रावी, यहाँ से व्यास, और जिसमें आके मिलती है सतलज नदी में ये व्यास, और ये हमारी हो गई सतलज। इन सभी का हमने पढ़ ही लिया था। रावी पे मैंने आपको बता ही दिया था कि रावी पे कितने बांध हैं और कहाँ पे कौन कौन से बांधों का निर्माण हुआ है। व्यास नदी की बात करें तो व्यास नदी पे 2 बांध हैं। ये व्यास है, एक तो है व्यास पे देहर बांध और दूसरा है पौंग बांध। पौंग बांध हमारे राजस्थान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए पौंग बांध का जो पानी है, जब सर्दियों के दिनों में इंदिरा गांधी नहर को पानी की आवक सतलज से नहीं हो पाती है, तो उसकी पूर्ति करने के लिए पौंग बांध का निर्माण किया गया था, जिसका 59% हमें यहाँ से मिलता है। और देहर बांध ये हमारा है ही है, तो ये तो व्यास नदी पे दोनों। तो जो पौंग बांध है ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आप विशेष रूप से इसको ध्यान कर लीजिएगा कि पौंग बांध का निर्माण क्यों किया गया था। इंदिरा गांधी नहर IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को सर्दियों के दिनों में पानी की उपलब्धता कराने के लिए, क्योंकि कई बार होता है जो ग्लेशियर जम जाते हैं तो पानी नहीं बल पाता। देखिए देहर बांध को पडो बांध भी कहते हैं, पडो बांध ये है हमारा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि किस क्षेत्र में होने को, तो दोनों ही हिमाचल प्रदेश में ही है, ये भी और ये भी दोनों ही हिमाचल प्रदेश के। लेकिन पौंग बांध हमारे राजस्थान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर हम बात करें कि पडो बांध से क्या होता है, देखिए दोनों ही जल विद्युत निर्माण के लिए यूज़ किए गए थे। इससे 20% जल की आपूर्ति की जाती है, बाकी का इससे जल विद्युत का निर्माण किया जाता है। तो ये तंत्र तो हमने पढ़ लिया था। अगली अगर हम बात करें इसके अलावा, तो एक था हमारा गंगा नदी तंत्र। देखिए यहाँ से भागीरथी और ये अलकनंदा ऐसे दोनों आके मिली थी देवप्रयाग में। हम क्यों ये टॉपिक उठाया गया है, क्योंकि हम ये टॉपिक पढ़ चुके हैं। ये हमारा गंगा नदी है, पूरी गंगा नदी। अब जब हमने सिंधु नदी तंत्र के सारी परियोजनाएं पढ़ी हैं, तो गंगा नदी तंत्र पे भी परियोजनाओं के बारे में बात करें। देखिए पूरी बात करें तो गंगा मुख्य नदी पे कोई एक ही परियोजना है, जिसे हम कहेंगे फरक्का परियोजना। बाकी की जितनी भी परियोजनाएं हैं गंगा नदी पे, वो उसकी सहायक नदियों पे, ना कि डायरेक्ट गंगा नदी पे है। तो ये हो गई गंगा नदी, और यहाँ से हमारी यमुनोत्री से आके इससे मिल जाती है अपनी कौन सी, यमुना नदी। ये हो गई हमारी यमुना नदी। ठीक है, अब यमुना की भी बात करें तो यहाँ से चंबल आ जाती है, बेतवा आ जाती है, केन आ जाती है, सोन आ जाती है। ये अपनी रेहंद है, चंबल, बेतवा, केन, सोन, ये सारी नदियाँ आ जाती है, जो कि दक्षिण से। उत्तर से बात करें तो ये नेपाल वाला जो क्षेत्र था हमारा, ये नेपाल वाला, तो नेपाल वाले क्षेत्र से भी बहुत नदियों की बात करी थी। यहाँ से अपनी आ जाती है राम, गंगा। इसके लास्ट में अगर यहाँ मैं बात करूँ तो यहाँ बिहार में आके कौन सी, कोसी नदी। देखिए कोसी नदी का कुछ जीके के क्वेश्चन है जिनको मैं मोस्ट करी। कोसी नदी जब नेपाल से आती है तो 7 धाराओं के रूप में आती है, तो इसको 7 धारा नदी भी कहते हैं। तो इसलिए कन्फ्यूज होना, इस कितनी धाराओं में आती है, 7 धाराओं के रूप में। और धाराओं का कोई मार्ग निश्चित नहीं होता, इस वजह से इसकी जो बहाव होता है ऐसे विसर्पाकार होता है। और विसर्पाकार होने के कारण ये सबसे ज़्यादा क्या करती है, बिहार में बाढ़ का कारण
बनती है, इसीलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। तो इधर से तो ये रामगंगा आएगी। मैंने कहा था गंगा की मुख्य नदी पे इतनी परियोजनाएं नहीं है जितनी कि अन्य हैं। यहाँ से इसमें से एक वितरिका निकल जाती है जिसे हम कहते हैं हुगली नदी। ये नदी क्या है? एक तरीके की वितरिका है। वितरिका मतलब उसकी शाखाएं बढ़ जाना, और आगे जाके तो ये बांग्लादेश वाला क्षेत्र है ही है हमारा, बांग्लादेश। ठीक है, यहाँ पे इसी हुगली नदी वाले क्षेत्र पे यहाँ पे हमारी कौन सी नदी आके मिल जाती है? दामोदर नदी, जिस पे दामोदर नदी परियोजना कार्य करती है। देखिए दामोदर नदी परियोजना एक्चुअली यहाँ है, दामोदर नदी परियोजना। दामोदर नदी परियोजना ये भारत की सबसे पुरानी परियोजना है, और इसके लिए देखिए अलग से एक बोर्ड का गठन किया गया था। ऐसा नहीं कि कोई भी गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक बोर्ड दामोदर नदी प्रोजेक्ट तैयार किया गया था, जिसके द्वारा इस नदी पे देखिए 8 नदियां हैं, बराकर है, पंचपेद है, ये सारी 8 जो छोटी छोटी नदियाँ आके इसमें मिलती है, उनके माध्यम से ये परियोजना चालू की गई थी। उसका निर्माण कार्य कैसे किया जाएगा, तो इसके लिए अलग से एक बोर्ड का गठन किया गया था जो आज भी इसकी देखरेख करता है। तो अगर कही जाए भारत की पुरानी सबसे प्राचीन परियोजना कौन सी है, तो वो है भारत की सबसे पुरानी परियोजना। एक तो जीके का क्वेश्चन यही हो गया, हमारी भारत की सबसे पुरानी परियोजना कौन सी है? हमारी दामोदर। अब इसकी बात करें, क्योंकि मैंने कहा था मुख्य नदी पे सिर्फ एक ही परियोजना है गंगा, और गंगा की मुख्य नदी पे जहाँ से ये कट रहा है, ये यहाँ पे ये हमारी है फरक्का परियोजना। ठीक है, और ये फरक्का परियोजना देखिए यहाँ से पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल आ गया। ठीक है, इसके इधर आ जाएंगे तो अपना ऊपर तो बिहार वाला क्षेत्र है, यहाँ झारखंड वाला क्षेत्र आ जाएगा, और इधर अपना नीचे उड़ीसा। तो ये जो क्षेत्र है फरक्का परियोजना अगर पूछी जाए तो ये कहाँ पड़ती है? पश्चिमी बंगाल में। ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, गंगा की मुख्य नदी पे, सहायक नदी पे, मुख्य नदी पे अगर कोई डायरेक्ट कोई परियोजना है तो वो है फरक्का परियोजना, जो कि बांग्लादेश में बनी हुई है। अगर आप पर्टिकुलर क्षेत्र की बात करें तो उन क्षेत्रों के भी नाम है, मुर्शिदाबाद में पर्टिकुलर बनी हुई है, लेकिन फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं, पहले हम उनकी बना लेते हैं, फिर हम बताएंगे कि किस में कैसे कहाँ पे इसकी पूर्ति की जाती है। अब सबसे पहले, क्योंकि मैंने कहा था यहाँ पे हमारी है, यहाँ से आती है भागीरथी नदी, और ये लगा इसी जगह एक और नदी आती है भीलांगना नदी। इसको मैं हटा देती हूँ, सिंधु नदी तंत्र को, भीलांगना नदी और भागीरथी, इधर से भागीरथी नदी, दोनों जहाँ मिलती हैं वहाँ पे एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है, ये हम यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि हम गंगा नदी का ये अब क्लियर पढ़ लेते हैं। यहाँ पे एक बांध बनाया गया है जिसका बांध है टिहरी बांध। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। जीके का क्वेश्चन अगर बात करें, भारत का सबसे ऊंचा बांध। ठीक है, आप कहेंगे कि सबसे ऊंचा बांध है तो इसकी हाइट कितनी है, तो हाइट की बात करें 260.5 मीटर ऊंचा है। इतनी ऊंचाई पे जाके बना हुआ है। देखो सतोपत और मैंने आपको ग्लेशियर्स बताए थे, तो ये सिर्फ भारत का ही नहीं है, अगर आप देखो विश्व का, भारत जब विश्व का हो गया तो ऑब्वियसली बात है भारत में तो भारत का ऊंचा हो ही जाएगा। और ये बता दूं, जब ये बन रहा था, ये क्षेत्र अगर पूछा जाए कि पर्टिकुलर क्षेत्र कौन सा है तो उत्तराखंड। देखिए क्षेत्र ही पूछे जाते हैं, किस राज्य में है, किस नदी पे है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए जब ये बांध बन रहा था तो इसके लिए काफ़ी विरोध किया गया था। विरोध का कारण बता देती हूँ, क्योंकि ये जो क्षेत्र है भूकंप जोन क्षेत्र में आता है, और भूकंप जोन क्षेत्र हमारे 5 से 6 पार्ट में बांटे गए हैं। ये भूकंप जोन 5 में आता है, जिसकी रेक्टर क्षमता जो होता है 6 रेक्टर से ज़्यादा होती है, तो थोड़ा खतरनाक होता है। तो इस पर विरोध किया जा रहा था, क्योंकि अगर पानी का स्टॉक करेंगे तो आसपास की भूमि का जो दबाव होता है वो कम होता है। तो इस वजह से इस क्षेत्र में काफ़ी इसके प्रयास किए गए थे, आंदोलन चलाया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। तो ये विवादित क्षेत्र भी रहा था, इसलिए इसको आपने सुना हो टिहरी बांध से रिलेटेड जो आपका आंदोलन था, चिपको आंदोलन, ये किसके द्वारा चलाया गया था? बहुत बार बहुत एग्जाम में पूछा गया है, सुंदरलाल
बहुगुणा। और ये स्वतंत्र भारत का पहला पर्यावरणीय जन आंदोलन था, इसलिए ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के आधार पे एक एपिको आंदोलन और चला था, एपिको आंदोलन, जो कि दक्षिण भारत में चला था, दक्षिण भारत में। और एपिको का मतलब होता है गले लगाना, जैसे ऐसे कहना चिपकना, ऐसे इसका होता है एपिक। वहाँ पे भी इनको वृक्षों को बचाने के लोग बाग पेड़ से चिपक गए थे, तो उस आंदोलन का नाम रखा गया था एपिको। तो ध्यान रखना, एपिको तो दक्षिण भारत का है, चिपको आंदोलन उत्तर भारत का है। ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला आंदोलन है पर्यावरणीय आंदोलन। और अगर इसकी बात करें ये कब शुरू हुआ, कब कार्य हुआ, तो देखिए इसका जो टिहरी बांध है 1974 में इसका प्रारूप रखा गया था, लेकिन विरोध होने के कारण थोड़ा सा टाइम लग गया। लेकिन ये जो बन के तैयार हुआ वो हुआ था, बनकर तैयार हुआ ये सन 1978 में। तो ये हमारे टिहरी बांध की पूरी जानकारी। 1974 में प्रोजेक्ट आ गया था, लेकिन कार्य पूर्ण हुआ 1978 में। और ये विश्व का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी हाइट मैंने आपको 260.5 मीटर आपको बता ही दी है। तो ये भी देखिए मुख्य पे नहीं है, किस पे है, सहायक नदी पे। तो मुख्य पे सिर्फ एक फरक्का बांध है, बाकी का आप देखिए सारे के सारे सहायक नदियों पे हम बात करेंगे कि कहाँ पे कौन सा कैसे आएगा। ठीक है, ये हमारी चंबल रिवर। ठीक है, पहला तो ये हो गया। अब इसके पास जो नदियाँ निकलती हैं आसपास से, तो उन पे से भी कोई ना कोई हमारी नदी का निकलेंगी। जैसे हमारी बहुत सारी परियोजनाएं हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे कि कहाँ से कौन सी परियोजना कैसे कैसे कार्यरत है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसके बाद अगली, मैंने कहा था मुख्य नदी की तो हो ही नहीं सकती। अब रामगंगा नदी है, तो रामगंगा नदी पे इस जगह बनाई गई है, वो है रामगंगा रामगंगा नदी पे ही कौन सी परियोजना है, रामगंगा परियोजना। ठीक है, जो कि उत्तर से आके गंगा में मिलती है। पहली परियोजना सहायक नदी की अगर बात करें। दूसरी बात करें हम, हमारी आ जाती है यहाँ से, नेपाल से ये आती है हमारी शारदा नदी। तो शारदा नदी पे नेपाल और भारत की सीमा, ये देखिए बिल्कुल नहीं है, नेपाल और भारत की सीमा पर ये परियोजना चलाई गई है, जिसका नाम जो अगर हम पूछें कि कौन सी परियोजना है, तो शारदा नदी पे है, तो शारदा नदी परियोजना के नाम से ही जानी जाएगी। जो नदी है उसी के नाम पे, शारदा नदी परियोजना के नाम से। रामगंगा परियोजना, शारदा नदी परियोजना। अगली जो हमारी नदी आती है वो है हमारी महाकाली नदी। अगली शारदा नदी परियोजना को मैं थोड़ा इधर लिख देती हूँ, शारदा नदी परियोजना। अगली आती है नेपाल से ही महाकाली नदी। और नेपाल और फिर भारत के बॉर्डर पे ये जो परियोजना है ये है हमारी टनकपुर परियोजना। देखिए इंपॉर्टेंट है टनकपुर, ध्यान रखिए, कई बार इसका क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि टनकपुर परियोजना का है। भारत और नेपाल से आ रही हैं सारी की सारी नदियाँ, तो आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, अगली नदी है हमारी कोसी नदी मैंने कह दी। और कोसी नदी और भारत की सीमा पे बिल्कुल यहाँ पे कोसी नदी परियोजना ही है। देखिए 7 धाराओं के रूप में आती है, तो वैसे ही बाढ़ क्रिएट करती है, तो उसको रोकने के लिए, थोड़ा नियंत्रित करने के लिए यहाँ पे कोसी नदी परियोजना बनाई गई है। जो कि अगर बात की जाए कहाँ पे है पर्टिकुलर, अगर आपको क्षेत्र की बात करी जाए तो एक सुपौल जिला पड़ता है हमारे भारत का, जहाँ से एंट्री करती है सुपौल जिला। वहाँ पे ये पर्टिकुलर परियोजना नेपाल और भारत के मध्य की परियोजना है। अगली परियोजना की अगर हम बात करें तो हमारी अगली परियोजना जो बनती है वो है हमारी संकोश परियोजना और वांगचू परियोजना। अब देखिए जब हमने नेपाल की बात कर ली तो ये हिस्सा हमारा जो है, ये वाला हिस्सा, ये है हमारा भूटान। तो यहाँ से भी 2 नदी निकली है, संकोश नदी और वांगचू नदी, भारत और ये अपना बांग्लादेश। तो यहाँ पे एक बनाया गया है, वो तो है हमारी संकोच परियोजना। कई जगह संकोच मिलेगी, संकोच भूटान और भारत के मध्य है। और वांगचू नदी पे वांगचू परियोजना, जो कि किस किस के बीच में है, मैं स्पेशली लिख दूँ, संकोच परियोजना और एक है हमारी वांगचू
परियोजना, दोनों ही किसके बीच है? भूटान एंड भारत। ये भी किसके? भूटान और भारत के मध्य की परियोजना है। और ये जितनी है अपनी कौन सी? शारदा परियोजना, अपनी दूसरी यहाँ से निकालेंगे महाकाली नदी पे जो है हमारी टनकपुर परियोजना, कोसी नदी परियोजना, ये तो हो गई हमारी नेपाल की परियोजना। और दो परियोजना हमारी किसके संग कार्यरत है? हमारी संचालित है, वो भूटान के संग संचालित है। तो सहायक नदियों में तो हमने इनकी बात कर ली, भूटान वाले क्षेत्र की, कि हमें किस में से कौन सी जो अपने आसपास के क्षेत्र है वो भी हमें ध्यान रखने हैं। एक हमारी तीस्ता नदी परियोजना भी है, तीस्ता नदी जो कि हमारे सिक्किम इस वाले क्षेत्र से, ये हमारा सिक्किम वाला क्षेत्र है भारत का, ये सिक्किम, यहाँ से सिक्किम से ये भूटान होती नदी निकलती है और जिसका नाम है तीस्ता नदी। और यहाँ पे जो परियोजना बनी है वो है तीस्ता नदी परियोजना, जो कि देखिए एक बता दूं विवादित विषय, बांग्लादेश और भारत के बीच इसके मध्य विवाद है। तो तीस्ता नदी परियोजना हमारी तीस्ता नदी पे है, तो ध्यान रखना सिक्किम से लेके हुए हमें बांग्लादेश वाले क्षेत्र में लेके जाने हैं। तो ये तो हो गई उत्तर भारत में बनी हुई परियोजना। अब दक्षिण गंगा में उत्तर से आने वाली नदियों पे और दक्षिण से आने वाली नदियों की हम बात करें तो दक्षिण से आने वाली नदियों में सबसे पहली हमारी जो है यहीं से ले लेते हैं चंबल रिवर। ठीक है, ये चंबल रिवर जो आती है वो एमपी से जनापाव की पहाड़ियों से उद्गम है। मैंने आपसे कहा था अपुवा तंत्र जब हमने पढ़ा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं, तो आप वो टॉपिक देख लीजिएगा। जनापाव की पहाड़ियों से निकल के राजस्थान और राजस्थान से निकलते हुए यूपी की तरफ चली जाती है, तो काफ़ी सारे एरिया कवर करती है। इसी पे हमारी कुछ परियोजनाएं हैं जिसमें अगर चंबल नदी की बात करें तो उस पर मुख्यतः 4 परियोजनाएं कार्य करती हैं। चंबल नदी परियोजना, ठीक है, इस पे 4 परियोजनाएं कार्यरत हैं। एक तो है एक मिनट, इसको थोड़ा सा डिटेलिंग में पढ़ लें क्योंकि हम राजस्थान में रहते हैं, तो हमें राजस्थान में रहते हुए चंबल नदी परियोजना की थोड़ी हमें डिटेलिंग भी पता होनी चाहिए। इस वजह से मैं चंबल नदी को थोड़ा आपको क्लियर करके बता रही हूँ कि चंबल नदी का उद्गम कहाँ से है? हमारा जनापाव की पहाड़ियों से है और ये राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के भैंसरौड़गढ़ से प्रवेश करती है। तो इसमें तो प्रवेश आपको क्षेत्र पता ही है, तो सबसे अगर हम बात करें तो प्रवेश के क्षेत्र से पहला बांध जो बनेगा, क्योंकि एमपी से होके आ रही है तो वहीं पे बनेगा, तो वहाँ पे जो पहला बांध है महात्मा गांधी बांध परियोजना। ठीक है, पहला उधर से शुरू होगा जहाँ से शुरुआत हो रही है इसकी, महात्मा गांधी की। दूसरा अपना हो जाता है महाराणा प्रताप सागर, महाराणा प्रताप सागर परियोजना। ठीक है, 2 मैंने कहा था, इस पे 4 है। तीसरा हमारा आता है जवाहरलाल सागर परियोजना, और चौथा है हमारा कोटा बैराज। तो ये दोनों तो कोटा में ही है, ये हमारा चित्तौड़गढ़ में है और ये हमारा एमपी वाले क्षेत्र, गुजरात और एमपी की जो सीमा वाला पार्ट है वहाँ पे ये हमारे पड़ जाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा महात्मा गांधी सागर बांध। चित्तौड़ में यहाँ से प्रवेश कर रही है तो महाराणा प्रताप सागर बांध। इसके बाद एक कोटा वाले क्षेत्र में एक यहाँ और एक यहाँ, तो ये तो हो गया जवाहर सागर बांध और ये हो गया हमारा कोटा बैराज। तो इस पे टोटल 4 बांध बनाए गए हैं जिससे सिंचाई की आपूर्ति, ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजस्थान को सुविधा उपलब्ध, एमपी है, राजस्थान है, गुजरात का पार्ट आ जाता है, तो यूपी का कुछ हिस्से में जाती है, तो इनसे काफ़ी क्षेत्र में जल आपूर्ति, विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। तो चंबल नदी पे ये 4 हमारी परियोजनाएं कार्यरत हैं। तो इसलिए आपको चंबल नदी, तो हम अगर राजस्थान का आपने पढ़ा होगा तो उसमें भी आपको काफ़ी जानकारी दी गई है। तो ये तो हो गए चंबल नदी पे। अगली हम बात करें बेतवा नदी की,